सवाल को पढ़ें और कोशिश करें कि इसका आप आंसर बनाएं। सिंपल सी दो बातें, दो डेट्स वो आपको दे रहा है ना। और जब वो दो डेट्स देता है, इसका मतलब है कि एक में आपको 9 महीने ऐड करने और एक में आपको 180 दिन ऐड करने। चलो देखते हैं। रिक्वायरमेंट है कि आपने सिचुएशन को इवैल्यूएट करना, यानी कि पहली हेडिंग आपकी बनेगी इवैल्यूएशन की, एंड सेकंड आपने रिकमेंड करना है द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। एप्पल, अच्छा, जब बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सवाल में कंपैरिजन के लिए भी होगा, क्योंकि जब तक कंपैरिजन ना हो आप बेस्ट की फिगर निकाल नहीं सकते। तो अब इस नियत से सवाल को देखते हैं, 3 पैराग्राफ से। एप्पल स्पेनिंग्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 15 अगस्त। इनकॉर्पोरेशन की डेट आपको दे दी और उसका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से स्टार्ट हुई है? 26 दिसंबर से। तो दो डेट से मेरे पास, इनकॉर्पोरेशन की डेट और कमेंसमेंट की डेट। फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रीवियस कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी हैज अपॉइंटेड जमील, एक नया क्वालिफाइड फॉर द रोल। तो जमील साहब अब कुछ बात करेंगे आपसे आगे। ड्यूरिंग द इनिशियल डिस्कशन द CEO informed him that the audit of the financial statements for the period ended is expected to be completed by end of March. Accordingly, the CEO asked him to begin preparations for the AGM. कब वो AGM करवाने में इंटरेस्टेड है? 19 मई। अच्छा, उसके साथ CEO ने डायरेक्ट किया है जमील को कि तुमने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स भी बनानी है, और वो प्लान कर रहा है स्टैट्यूटरी मीटिंग कब? 22 जून। जमील ने एक कंसर्न रेज किया, उसने कहा भाई तुम 2 मीटिंग्स को बहुत ही कम मार्जिन के साथ रख रहे हो। एजीएम कब रख रहा है? मई। और उसके बाद कब रख रहा है? स्टैट्यूटरी कब रख रहा है? 22 जून। तो उसने कहा भाई टाइम फ्रेम बहुत शॉर्ट है, खर्चा ज्यादा हो जाएगा और इतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं होगा, एंड कुड आल्सो कॉम्प्लिकेट द कंप्लायंसेस विद द लीगल प्रोविजंस। इस जमील ने सारी बात तो बता दी, मगर एक एक्स्ट्रा बात बताना भूल गया। आप मुझे बताएं क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है? इन दो डेट्स में क्या मसला है? एक जेनेरिक मसला क्या है इसमें? एक जेनेरिक मसला वो तो भी निकालते हैं ना। एजीएम कब है? 19 मई। और स्टैट्यूटरी कब कर रहा है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एजीएम पहले कर रहे हैं और स्टैट्यूटरी बाद में कर रहे हैं। या तो स्टैट्यूटरी पहले करें, एजीएम बाद में करें, या अगर एजीएम पहले कर दी है तो बस स्टैट्यूटरी की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो ये इसमें एक जेनेरिक मसला था। अब आए शुरू से चलते हैं। 15 अगस्त में क्या ऐड करूं? 180 डेज ऐड करूं या 9 मंथ्स ऐड करूं? 15 अगस्त में 9 महीने ऐड होंगे। तो निकालें क्या डेट आती है आपके पास? क्या डेट आती है? 15 मई। 15 मई। मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5वां महीना। और इसमें क्या ऐड करूं?
करके बताएं। हाँ जी, करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। तेईस जून एक जवाब आया मेरे पास। और कोई इस जवाब को सही या दुरुस्त करार देना चाहे बताएं। आप में से कोई इसको सही या गलत कहने का हक रखते हैं। 23 जून, 2 वोट्स 23 जून के आ गए। देखते हैं बाकी क्या निकालते हैं। आपने 23 क्यों बोला, 22 क्यों नहीं बोला? आपने डेट काउंटिंग शुरू कहां से की? 27। देखते हैं मेरा बाकी में जवाब देख लो। 22 आप जवाब बदल दिया? ठीक है, तो अब 2 जवाब आ गए मेरे पास। एक 22 का जवाब आया है और एक 23 का जवाब आया। 22 तो सारे 22 कह रहे हैं। इस पे ज्यादा परेशान नहीं होना। ये 22 भी ठीक है और ये 23 भी ठीक है। आप 26 से भी काउंट कर सकते हैं, आप 27 से भी काउंट कर सकते हैं। प्लस माइनस एक आधी डेट का कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो हम 23 कर लेते हैं फॉर रेफरेंस। 23 व्हाट? 23 जून, 23/6। तो रूल क्या था अर्लियर ऑफ? तो 15/5 और 23 से पहली डेट कौन सी आ रही है? 15/5। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होनी चाहिए? 15/5 को हो जानी चाहिए। अच्छा, इसी तरह मुझे एजीएम भी निकाल के बताएं कि एजीएम की डेट क्या असल वाली बनती है। एक तो डेट है ना जो वो करवाने जा रहा है, वो क्या कहता है कब कराओ एजीएम? 19 मई को। वो तो बेवकूफ है। आप बताएं असल डेट क्या बनती है एजीएम की? एजीएम कब होनी चाहिए? हाँ, 16 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ। तो करें निकालें 16 मंथ्स। दिसंबर 25 में महीना बताए ना। 15 दिसंबर 2025। अब एजीएम आप करवा रहे हैं 15/5 को, सॉरी स्टैट्यूटरी आप करवा रहे हैं 15/5/2025 और एजीएम की डेट क्या आ रही है? 15/12/2025। तो ये डिफरेंस कितने महीनों का आ रहा है? तकरीबन 7 महीनों का डिफरेंस है। ये मुनासिब फर्क है कि 7 महीनों के बाद एजीएम होने जा रही है। वो डिफरेंस कितना रख रहा था? मई के बाद फौरी तौर पे जून, यानी कि उसने कोई महीने का गैप रखा है। तो अब आपने उसको रेकमेंड क्या करना है? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि तुम अपनी स्टैट्यूटरी कब करवाओ? 15/5 को। और एजीएम कब होनी चाहिए? 15/12/2025 को। और उससे पहले आपने क्या करना था? सिचुएशन को इवेलुएट करना था, यानी कि जो लॉ था आपने पहले उसको वो बता देना था और फिर उसको बताना है कि जो तुम ये 19 और 22 की तरफ जा रहे हो ना, ये गलत है। अच्छी डेट्स जो बन रही है वो 15/5 है और फिर 15/12। तो इस चीज का 7 नंबर से जी ये नहीं बताया हुआ, मगर इतना करीब करीब ना हो कि दोनों ही बहुत करीब से हो जाए। एक सफिशिएंट 6 माह तक का गैप आप इसमें रख सकते हो ज़हन में।
अच्छा जी, ये हमने कल देख लिया था 11 कंटेंट्स, ये हमें समझ आ गए थे। और इसमें ये वाला सवाल हमने कल देख लिया था, पपाया वाला नहीं देखा था? चंद्र करें जरा इसको सॉल्व, देखें इस सवाल को, अमरूद और पपाया। जी कहता जी, अमरूद पैकेजिंग लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी एंगेज्ड इन पैकेजिंग, मेंटेन्स अ बिजनेस रिश्ता विद पपाया। पपाया कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। अच्छा, अक्सर ना आपने शायद गौर किया, वो अनलिस्टेड के काफी सवाल पूछना शुरू कर रहा है, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो उसमें अनलिस्टेड की खास एकदम से कोई नई वैरायटी बता देता है। जब आपने उसको रिवाइज करना है तो आप कोशिश करें कि लिस्टेड वाली बातों को अलग कर लें और अनलिस्टेड में जो स्पेशल चीजें हैं उनको अलग कर लें, ताकि आपको पता हो कि उन दोनों कंपनियों में किन किन बातों का फर्क है। जैसे एक जगह पे 30 दिन होंगे, एक जगह पे 15 डेज होंगे, तो इन बातों को सेग्रीगेट करना शुरू कर दें आप। अच्छा, एज अ सप्लायर ऑफ इट्स रॉ मटेरियल, ठीक, इन फेब 25 अमरूद ने 15% शेयर एक्वायर कर लिए पीएफएल के। 15% लिए तो क्या इससे एसोसिएट बन जाती है? एंड अपॉइंटेड इट्स डायरेक्टर टू द बोर्ड, इससे बनती है? इससे बन गई। तो 15% से तो नहीं बनी, मगर जब उसने इब्राहिम को बिठा दिया दूसरी कंपनी के बोर्ड पे तो दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट बन गए। तो ये पैराग्राफ सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि एपीएल एंड पीएफएल आर एसोसिएट्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। पीएफएल सब्सिक्वेंटली आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ लोन। ले जनाब, साथ उसको लोन की जरूरत पड़ गई। अब लोन कहाँ लिखा हुआ है किताब में? लोन वाली बात चैप्टर 1 में है नहीं, 2 में है नहीं, 3 में है, 3 में है या नहीं है? है, लोन वाली बात है। 4थे में है नहीं, 5वें में, 6ठे में, 7वें में, इस तरह वाली बात नहीं, 8वें में, 9वें में, 11वें में, 12वें में। तो इसका मतलब है कि अब चैप्टर का आंसर या 3 से बनेगा या कहां से बनेगा? 10 से बनेगा। हमने ये फैसला सिर्फ किस वर्ड को देख के कर लिया? लोन को देख के किया। और ऊपर ये बता रहा है आपस में कंपनियां कौन सी हैं, तो ज्यादा चांसेस कहां के बन गए हैं? 10 के बन गए। बन रही है ना, डायरेक्टर की वजह से बन रही है। देखें, एपीएल और पीएफएल, इब्राहिम यहां पे भी डायरेक्टर है और इब्राहिम यहां पे भी डायरेक्टर है। तो जब एक कॉमन बंदा 2 जगह पे अपनी डायरेक्टरशिप रख रहा है तो ये एसोसिएट की डेफिनेशन में पूरी चीज आ जाती है। ओनर हो, पार्टनर हो, डायरेक्टर हो या 20% से ज्यादा शेयर रखता हो, ठीक। अच्छा, उसको लोन चाहिए 60 मिलियन का टू फंड अ फैसिलिटी अपग्रेड। ड्यूरिंग पीएफएल्स बोर्ड मीटिंग, इब्राहिम, वही डायरेक्टर, उसने अश्योरेंस दे दी कि वो लोन ले आएगा, दैट ही वुड प्रेजेंट अ फॉर्मल लोन प्रपोजल एट एपीएल्स अपकमिंग बोर्ड मीटिंग। उसने कहा कि जब एपीएल वाले बोर्ड मीटिंग करवाएंगे ना तो मैं वहां पे इस लोन की बात छेड़ूंगा। ही कमिटेड टू द बोर्ड दैट द लोन वुड बी अरेंज, मैं लोन अरेंज करवा लूंगा एट 5% पर एनम एंड डिसबर्स्ड बाय
18 मार्च, यहां तक वो कमिटमेंट कर रहा है कि मैं लोन भी लाके दूंगा, 5% इंटरेस्ट पे भी लाके दूंगा, और कब लाके दूंगा? 18/5 पर। फॉलोइंग दिस इब्राहिम ने वापस आके ये प्लान शेयर किया कंपनी सेक्रेटरी के साथ और उसको रिक्वेस्ट की कि ये मैटर आने वाले बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में डाल दे। ये कौन सा बिजनेस कहलाएगा? ऑर्डिनरी के स्पेशल बिजनेस? ये स्पेशल बिजनेस कहलाएगा। डिसबर्स का मतलब होता है अदा कर देना, निकाल देना, दे देना, ट्रांसफर कर देना। डिस्कस करें पोटेंशियल शॉर्टकमिंग्स इन इब्राहिम्स कमिटमेंट एंड एडवाइस करें व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। टेक्निकली सवाल ये पूछ रहा है कि जो इब्राहिम ने ऊपर फनकारी की है यहाँ पे, उसमें क्या क्या मसले मसाइल है और कैसे हम इसको आगे लेकर चलेंगे, बताएं। अब हमें ये तो पता चला कि चैप्टर कौन सा? 10। तो चैप्टर 10 में जहां पे एसोसिएट की डेफिनेशन खत्म होती है, उसके नीचे लोन वाली बात आती है, इन्वेस्टमेंट वाली बात आती है, और उसमें स्पेसिफिक अगर आप देखें तो एक इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ लोन। मैं आपको दिखाता हूं, मैं सर एग्जैक्टली मैं सिर्फ एक नजर दिखा दूं ताकि मजीद क्लैरिटी आ जाए। तो ये देखें सर, फॉर इन्वेस्टमेंट एज अ लोन, तो उसको क्या बतानी चाहिए? नेचर ऑफ लोन, पर्पस ऑफ लोन, पीरियड ऑफ लोन, कब तक वो रिटर्न होगी, क्या फीस होगी, क्या रीपेमेंट स्केड्यूल है, क्या पेनल्टी है, और क्या होंगी उसके अंदर छुपी हुई सिक्योरिटीज। सीम्स लॉजिकल लग रहा है, लॉजिकल सवाल नहीं है। अच्छा, फिर कितने परसेंट पे लोन है? 5% पे। तो ये बोरिंग कॉस्ट से कम पे नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर इन्होंने भी लोन अरेंज करना है एपीएल वालों ने, तो वो कम से कम 5% से कम पे ना हो। डायरेक्टर्स इसको सर्टिफाई करेंगे विद ड्यू डिलीजेंस कि कब तक कंपनी उसको लोन रीपे करेगी। और क्या एपीएल वाले चेक करेंगे कि पीएफएल वाले का लोन को वापस रखने की हिम्मत रखते हैं, क्या वो लोन वापस करेंगे अभी या नहीं करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। एक्स्ट्रा आपके ज़हन में कोई बात आ रही है जो कि इससे हटके भी इसमें आनी चाहिए? डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट भी उसका है, तो वो उस मीटिंग में नहीं बैठेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं एक सेकंड, ये इसमें क्या बात करेंगे? कोई बात ज़हन में आ रही हो? स्पेशल बिजनेस है, तो जब भी आप कोई स्पेशल बिजनेस करने जाते हैं तो नोटिस में स्टेटमेंट वगैरह भेजते हैं, एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट बना के भी भेजते हैं, और लोगों से कहते हैं कि उसको पढ़ के आना, तो वो वाली बात भी इसमें ऐड हो जाएगी। अब बच्चा नॉर्मली क्या करके आएगा? वो ये लोन वाली बातें लेके आ जाएगा, मगर इस पॉइंट को भूल जाएगा कि जब वो नोटिस भेज रहा है 21 दिन पहले इस मीटिंग का, तो चूंकि ये स्पेशल बिजनेस है तो उसकी जो अलग से स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, वो वाली बातें भी इसमें शामिल होनी थी। तो ये 10 से आंसर होगा, और हल्का सा कहां से आंसर होगा? 8 से। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। सर, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। हल्का सा अगर मैं आपको दिखा दूं कि स्पेशल बिजनेस, नुमान, ये यहाँ पे सिस्टम जब आता तो कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है इसका, सुबह तक सही चल रहा होता। चलिए ढूंढते हैं उसको, व्हाट इज स्पेशल बिजनेस। अगर आप मुझे बताएंगे पेज नंबर कौन सा? चले, मैं करीब ही हूं। ये अब अगर आपने कोई स्पेशल बिजनेस करना है तो आपको क्या भेजना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स
और इसकी अप्रूवल वाली बात, टेक्निकली ये वाली बात अब आप उसमें ऐड कर देंगे, नीचे वाली दो बातें, ये और ये पॉइंट ऐड हो जाएगा उसके कोर्स ऑफ एक्शन में। ये देखना जरा ये क्या मसला, लेकिन क्लास के बाद। अच्छा जी, बड़ा ही मजे का सवाल है, जरा इस सवाल को देखें। प्लम वीविंग लिमिटेड, प्लम वीविंग लिमिटेड मुझे पहले आप लोगों ने बताना चैप्टर कौन सा। चैप्टर ध्यान में आ रहा, नहीं आ रहा? नहीं यार, ऐसे तो मजे की बात नहीं हुई। दोबारा देखें, एक कंपनी है, उसकी मीटिंग है, उसके कुछ नुमाइंदे हैं, एक शेयर होल्डर कंपनी है, एक शेयर होल्डर गवर्नमेंट है, एक शेयर होल्डर क्रेडिटर, खैर वो शेयर होल्डर तो नहीं है, कुछ ज़हन में आ रहा हूँ। आइए देखते हैं। On 28 Feb, the board of Plum Weaving Limited met to discuss on several agenda items. Board से मुराद होता है directors, including a proposal to extend a short-term loan of rupees 80 million to FPL. The board unanimously agreed to present this loan for proposal for its first AGM scheduled on 25 April 25. Given that FPL and the federal government holds 22% and 17% of the shares, और चेरी वालों ने लोन दिया हुआ है इक्वल टू 120% ऑफ पेड अप कैपिटल, क्या ये स्टेक होल्डर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इस डिसीजन मेकिंग को? इन्होंने मुझे बताइएगा, ये एक्सटेंशन किस कंपनी को देनी है? FPL को देनी है, और FPL इटसेल्फ इनका क्या है? 22% के साथ शेयर होल्डर भी है। शेयर होल्डर भी, एक कंपनी ने 22% के शेयर्स खरीदे हुए, और गवर्नमेंट ने कितने खरीदे हुए? 17%। अच्छा, तो क्या इनका इन्फ्लुएंस होगा? यस, इनका इन्फ्लुएंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि 20% से ऊपर शेयर्स हैं, तो ये टेक्निकली क्या बन चुकी है? एसोसिएट बन चुकी है, और वहां से गवर्नमेंट 17% शेयर रख रही है, तो एसोसिएट तो खैर नहीं बनी, मगर शेयर होल्डिंग अच्छी खासी है। कंट्रोल तो नहीं है, मगर इन्फ्लुएंस आ सकता है। क्रेडिटर, ये जो चेरी वाले हैं, ये कौन है? ये है क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो शेयर होल्डर नहीं होता, तो इसका इन्फ्लुएंस होगा एजीएम पे? नहीं, ये वो नहीं ना, ये बिल्कुल ही थर्ड पार्टी है जिसने सिर्फ आपको माल दिया हुआ है, और कितना उधार दिया हुआ है? आपके पेड अप कैपिटल का 120%, तो इन्होंने सिर्फ पैसे दिए हुए। अब क्या ये एजीएम में बैठ सकते हैं? पहला सवाल ये है। क्रेडिटर एजीएम में नहीं बैठते, वो अपनी मीटिंग में बैठते हैं जिसका नाम होता है क्रेडिटर्स मीटिंग। एजीएम में सिर्फ कौन बैठता है? शेयर होल्डर और डायरेक्टर।
इनको मीटिंग में नहीं बिठाया जाता। तो वो अपनी मीटिंग में बैठता है जिसका नाम होता है क्रेडिटर की एक सेपरेट मीटिंग होती है, वो एजीएम में नहीं बैठता। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये टेक्निकली सवाल मीटिंग्स में से ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, हौसला, ये देखें, पेज 55। ये A creditor company may authorize one of its official to represent it at the कौन सी मीटिंग? Creditors meeting, not AGM। ये सेपरेट मीटिंग होती है इनकी, इसका ताल्लुक एजीएम से नहीं है, इनकी एक सेपरेट मीटिंग होती है, उसमें जाके बैठ सकता है, एजीएम में इसका कोई रोल नहीं है। हाँ, अब जरा गौर से देखें, एक तरफ कंपनी है और एक तरफ कौन है? गवर्नमेंट। तो ये दोनों बैठ भी सकते हैं और इनका क्या होगा, इसके ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, और इसका तो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? 22% की शेयर होल्डिंग भी है, तो एक तरह से एसोसिएट भी बनी हुई है। पार्ट बी, हाउ विल एफपीएल, द फेडरल गवर्नमेंट एंड सीआईएल पार्टिसिपेट? भाई पहली बात तो ये कि सीआईएल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकती, उसका राइट ही नहीं। अच्छा, तो एफपीएल कैसे पार्टिसिपेट करेगी? अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो तो वो मीटिंग में कैसे आते हैं? अपना एक नुमाइंदा, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाता। तो टेक्निकली सवाल इसी एरिया से है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर है तो इट में ऑथराइज वन ऑफ इट्स ऑफिशियल्स और एनी अदर पर्सन टू एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव। सच बंदा शैल हैव द सेम पावर्स। अच्छा, पावर्स वाली बात तो पार्ट सी में करेगा, व्हाट राइट्स एंड पावर्स। तो पार्ट सी में आपने ये वाली बात बतानी है और पार्ट बी में आपने ऊपर वाली बात बतानी है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट है तो वो भी अपॉइंट करेगी टू एक्ट एज इट्स रिप्रेजेंटेटिव, ये पार्ट बी आ गया। और गवर्नमेंट वाले के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती जो कि इनके पास नहीं होती, अपना आगे प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है। तो नीचे ये पार्ट सी है और ऊपर वाला पार्ट बी है। और पार्ट ए में क्या था? बैठ भी सकते हैं या नहीं बैठ सकते और किनका इन्फ्लुएंस है। तो सीआईएल तो नहीं बैठ सकता, इन्फ्लुएंस दोनों का होगा, चाहे वो 22% वाली हो चाहे वो 17% वाली हो। तो ये सवाल इस टॉपिक में से था, रिप्रेजेंटेटिव में से। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर वाली बात भी कर सकते हैं, क्यों करेंगे वाली बात? उन्होंने क्या कब कहा है कि गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा बैठा हुआ? उन्होंने कहा कौन मीटिंग को अटेंड कर सकता? वो उनकी अपनी मीटिंग होती है, एजीएम में नहीं उनको आप अकोमोडेट करते हैं। सर, चीकू स्पोर्ट्स, चीकू स्पोर्ट्स ये हमने कल किया था मेरा, चीकू स्पोर्ट्स नहीं किया था? चलें कर लें, देखें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने कल की थी, बाइंडिंग वाला सवाल है ये कल कर लिया था। ग्रेप्स ये भी कल कर लिया था शायद, लोन रीस्ट्रक्चर हुआ था, है ना? और हमने इस सवाल पे आगे ब्रेक लगाई थी, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये सवाल दोबारा से देखें, आपने बतानी है कि नॉन कंप्लायंसेस कहां पे हो रही हैं, बताएं, देखें, ढूंढें, निकालें। पेयर फार्मिंग लिमिटेड, भाई इसमें क्या मसला है? अनलिस्टेड कंपनी है, हल्का सा किया था, पूरा डिस्कस नहीं हुआ था।
अनलिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने लोग होते हैं? 3। एक जा चुका है, उसकी जगह पे क्या क्रिएट हुई होगी? तो जो इसको रिप्लेस कर रहा है वो कब तक वो कहां तक आ सकता है? रिमेनिंग टाइम तक के लिए। ये क्या करने जा रहे थे? उसको 3 साल के लिए लेके आने जा रहे थे, तो ये एक नॉन कंप्लायंस है। दूसरा, इनकी एजीएम कब हो रही है? ये कब करवाने जा रहे हैं अपनी एजीएम? सेक्रेटरी प्लान कर रहा है एजीएम कब हो? 29 तारीख को। सलमान डायरेक्टेड द कंपनी सेक्रेटरी टू शेड्यूल द एजीएम ऑन 15 मई। तो 2 डेट्स आ रही हैं। सेक्रेटरी कह रहा है कब करवाओ? 29 अप्रैल को, और डायरेक्टर कब कह रहा है? 15 मई को। टेक्निकली कब होनी चाहिए? ये सबसीक्वेंट एजीएम की बात हो रही है, तो सबसीक्वेंट कब होती है? 120 दिन। निकालने क्या बनता? क्या डेट आती है? 29। आ क्या रही डेट? 30 अप्रैल आ रही है ना, तो 29 30, यानी कि फिर सही कौन बात कर रहा है? सेक्रेटरी सही बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये पॉसिबल नहीं है। एक्सेप्ट कब ये पॉसिबल होगी? अगर एक्सटेंशन मिल जाए। तो अप्रैल के बाद हाउ मेनी डेज की एक्सटेंशन मिलती है? 120 डेज। जब आपका ईयर एंड हुआ, ईयर एंड से 120 दिन काउंट होते हैं ना एजीएम के लिए। नहीं, सब्सिक्वेंट एजीएम। दोबारा चलते हैं मीटिंग पर, आपको दिखा देता हूँ। एक चीज गौर की है, तो 3-4 सवालों में हम चैप्टर 8 में गए, तो 8 एक बड़ा मजे का चैप्टर है। अच्छा जी, ले जनाब। पहली कब होती है? 16 months ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सिक्वेंट कब होती है? 120 days ऑफ क्लोज ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो ईयर एंड से आपने काउंट करनी है। हाँ, एक्सटेंशन मिल सकती है अप टू 30 days। लिस्टेड के लिए कहाँ जाना है? एससीबी के पास। और अगर अनलिस्टेड है उसके लिए? टेक्निकली यही बात पूछ रहा है। ये अगर एक्सटेंशन डिमांड करें तो आगे तक डिले कर सकते हैं, अदरवाइज ये 30 अप्रैल बन रहा है, यही बन रहा है। तो वहां तक ये एजीएम हो जानी चाहिए। तो ये जो बात कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी, ये सही बात कर रहा है। पार्ट बी देखें। इसमें कुछ एडजर्नमेंट वाली बात करेगा। डिविडेंड की बात है, एडजर्नमेंट की बात है, डिक्लेरेशन की बात है। कहते जी एजीएम हमने कब हेल्ड की है? 15 मई। और अज्यूम करें कि आज 30 जून है। इन विच ऑल एजेंडा आइटम्स वर कंक्लूडेड एक्सेप्ट फॉर द अडॉप्शन ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है। ड्यू टू हीटेड डिस्कशन द चेयरमैन एडजर्न द मीटिंग टू 2 जून। मीटिंग कब हुई है? 15 मई। एडजर्न कब तक की जा सकती है मीटिंग? सेम डे। देखिए कितने दिन तक? 7। तो 15 में 7 ऐड करें, क्या बनता? 22। ये कब तक कर रहे हैं? तो ये अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, इन द एडजर्न सेशन नेसेसरी डिटेल्स वर प्रेजेंटेड to the satisfaction, after which that FS were adopted and dividends were declared. Subsequently, the dividend was paid on 27 जून। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के कितने दिनों में पे हो जाना चाहिए? 10 दिन में। चले अज्यूम करें कि ये 2 जून को ही हम मान लेते हैं, तो 2 जून से 10 जून 10 डेज काउंट करें, 12। तो ये कब कर रहा है? तो इस तरह के सवाल आते हैं। डेट्स वाली चीजें, जहां जहां पे आपको डेट्स नजर आ रही है ना, उनको आपने बड़ा एक्टिवली ध्यान में रखना है, वहां से क्वेश्चंस को क्रिएट करता है। ले जनाब, ये आपका था
पेपर 2025 का। कल और परसों इसी तरह हम लोग करेंगे ऑटम 24 को। डन, मिलते हैं कल।